नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक गया है। अब इस सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी भारत से आगे हो गए हैं। भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को यह जानकारी दी कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम GHI स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई इस रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को गंभीर करार दिया गया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर पूछा, माननीय प्रधानमंत्री कब बच्चों के बीच कुपोषण, भूख और लाचारगी जैसे वास्तविक मुद्दों का समाधान करेंगे। वहीं श्रीलंका पाकिस्तान से भुखमरी सूचकांक में भारत के पिछड़ेपन पर आरजेडी ने तंज किया है कि इससे अधिक अच्छे दिन की कल्पना की थी क्या। वर्ष 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101 स्थान पर था, लेकिन इस बार 121 देशों की लिस्ट में भारत 6 अंक लुढ़क कर 107वें नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही भारत का GHI स्कोर भी गिर गया है। साल 2000 में ये 38.8 था, जो 2014 और 2022 के बीच 28.2 से 29.1 के बीच पहुंच गया है। इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 नंबर पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। अफगानिस्तान इस इंडेक्स में 109 नंबर पर है। गौर करने वाली बात यह है कि इस इंडेक्स में सूडान, इथोपिया, रवांडा, नाइजीरिया, केन्या, नामीबिया, म्यांमार, घाना, इराक, वियतनाम, लेबनान, यूक्रेन और जमैका जैसे देश भी भारत से कहीं ऊपर हैं। भारत की रैंकिंग गिरने के बाद सरकार ने पिछले साल इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो पद्धति है वो अवैज्ञानिक है। तो पक्ष विपक्ष में आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी राणा जी जुड़ गए हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। राणा जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। मैं आपसे सवाल पूछूं उससे पहले कुछ पॉइंट्स मेरे पास हैं, वो आपके सामने मैं यहां पर रखना चाहूंगी कि भूख का जो संबंध है वो अन्न से है। भारत में शायद ही अन्न संकट हो। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि सरकार की ओर से मिलने वाले मुफ्त अनाज की करीब 80% लाभार्थी जो हैं वो उसे बेच देते हैं। ये आसपास भी आप देख सकते हैं। इसके लिए किसी डाटा को देखने की जरूरत नहीं है। भारत में बहुसंख्यक परिवारों के पास कृषि योग्य भूखंड है जहां वो कुछ ना कुछ उगाते हैं। वैश्विक स्तर पर यह भी स्वीकार्य है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी यहां ना धन का संकट है ना अन्न का संकट है। फिर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट के क्या मायने हैं? इतने विरोधाभासी तथ्यों के बावजूद इस रिपोर्ट की निष्पत्तियों को आप किस तरीके से देखते हैं राणा जी, समझते हैं? देखिए, आपने अपने जो पॉइंट्स बताए उसी में ही क्लियर कर दिया कि ना तो धन की संकट है ना अन्न का संकट है, और अन्न भरपूर मात्रा में देश में हो रहा है और देश जो है विदेशों में भी जो लोग अन्न से जूझ रहे हैं मुश्किलों से, उनको जो है वो भेज रहा है, खुद करता। तो
जैसे पहले शुरू में आपने कहा कि भाई सरकार ने पिछली बार भी इसके जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको रिजेक्ट किया, और ये जो वेबसाइट है ये कोई यूएन की या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि भाई इस तरह से स्थापित हो कि जिसको उस प्रकार से किया जा सकते। अब मुझे नहीं लगता है कि देश में इस प्रकार से भारत, जब हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है, आगे और जाने वाला है, तो भूख का आंकड़ा जो है इतना हो जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे चले। हम्म। हाँ, जनसंख्या जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस देश में, उसके कारण से कुछ आंकड़ों का जो मिसमैच है वो हो सकता है। और जैसे आपने भी कहा कि भाई लोगों के पास अन्न होता है तो बेच देते हैं, बहुत सी कुरीतियां जो है नीचे समाज में है, जिसके कारण से कि परिवार को चिंता होनी चाहिए, परिवार का मुखिया बना करके उस पैसे को जो है दूसरी जगह इस्तेमाल करता है। बहुत सारे तो इस प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है। इतना अन्न कोविड पीरियड से सरकार जो है बांट रही है, राज्य सरकारें बांट रही हैं, और जो भोजन की व्यवस्था है, स्कूलों में भी मिड डे मील है, सबकी योजना है, सब तरफ पहुंचता है। और जो हमने अफ्रीकन कंट्री की बात की, वो तो सामने दिखता है किस प्रकार वहां पर भुखमरी है, वो सामने दिखता है, लेकिन ऐसा इसमें कोई कहीं ऐसा दिखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो कैलकुलेशन का तरीका कई बार जो है उसको मुझे लगता है बदल कर और इस वेबसाइट को जो है, और इसके अंदर क्या है, जो कैलकुलेशन का तरीका 5 साल तक के बच्चों के ऊपर इसके ज्यादा फोकस किया गया। तो भारत में अगर मान लो 5 साल तक के बच्चों के कारण स्वास्थ्य की कमी है, या उनकी डेथ रेट ज्यादा है, या ठीक तरह से कुपोषित होते हैं, तो उसकी ओर सरकार ध्यान दे सकती है। लेकिन इस प्रकार से कोई आंकड़ा देकर और सरकार की इमेज को खराब करना, ये मुझे लगता है ये जो है जस्टिफाइड नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा प्रदीप जी। और रत्नाकर जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन क्योंकि ये विषय जो है वो बहुत गंभीर विषय है, बहुत उच्च विषय है, तो इसलिए इसको पहले समझना बेहद जरूरी है। कुपोषण को लेकर जिस तरीके से बात की जा रही है राणा जी, तो जहां तक बात कुपोषण की है, मेडिकल के जो मानक हैं कुपोषण को लेकर, उसके आधार पर तो बहुत संभव है कि हम आप कुपोषित पाए जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भोजन रुचि के आधार पर लोग करते हैं, कोई कैलोरी काउंट करके नहीं करता है, लेकिन क्या इसे भुखमरी से जोड़ना तार्किक है? नहीं, बिल्कुल, मैं वही कहा ना, कैलोरी बेस्ड जो कैलकुलेशन है हमारे यहाँ पर नहीं है। कैलोरी बेस्ड जो खाना है वो कितने परिवार, कितने लोग उतने कॉन्शियस है। जो छोटी जगह पर जो लोग खुद अन्न उपजाते हैं, वो उसी अन्न से अपना पेट भरते हैं और दे आर सेल्फ सफिशिएंट, बल्कि और भी गांव के लोगों को या और भी अपने स्थानीय लोगों को वो अन्न जो है प्रोवाइड करते हैं। और अन्न की मात्रा इतनी है कि भाई हम बाहर भी बेच रहे हैं। तो फिर इस प्रकार के जो कैलोरी बेस्ड, मैंने कहा ना कि जो उसका कैलकुलेशन का तरीका है वो 5 तक के बच्चों पर ज्यादा फोकस किया गया है, कैलोरी बेस्ड है। तो इसके लिए कैलकुलेशन का जो सिस्टम है उसको अगर बदल कर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि कोई स्थिति नहीं है। देश में हो सकता है कहीं स्थानीय स्तर पर कुछ कमी हो सकती है, भाई सरकार ने अन्न दिया लेकिन वो जो उसका पहुंचने का तरीका है उसमें कहीं गड़बड़ बिल्कुल हुई, सही हाथों तो में पहुंच नहीं पाया। वो स्थानीय स्तर पर बहुत कम जगह पर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो देश की स्थिति इतनी खराब ऐसी प्रोजेक्ट की जा रही है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। इसलिए इसको कैलकुलेट करने का, इसको करने का एक तरीका जो बिल्कुल, है देश की स्थिति इतनी भयावह नहीं है जिस तरीके से साबित की जा रही है। रत्नाकर जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ स्टैंड है? इसे राजनीतिक रूप से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आज देश की परिस्थिति को जो है यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो बयां कर रहा है, आप देख लीजिए इस देश में 2 देश हो चुका है। एक अमीरों का देश हो चुका है और एक गरीबों का देश हो चुका है। अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते जा रहे हैं। आज अडानी और अंबानी जो है विश्व के पूंजीपतियों में उनकी रैंकिंग जो है बढ़ती जा रही है, और गरीब जो है या मध्यम वर्गीय है वो आज गरीबी रेखा के नीचे फिसलता चला जा रहा है। 23 करोड़ यही मोदी सरकार में 23 करोड़ लोग लेकिन आपको लगता है कि क्या इस देश में लोगों को अनाज तक उपलब्ध नहीं है? क्या आपको ये लगता है?
मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से मोदी सरकार कोविड के बाद भी आज अन्न बांटने का काम कर रही है और दावा कर रही है कि 80 करोड़ जनता के पास वो अन्न पहुंचा रही है देश में, तो आप परिस्थितियों को समझ लीजिए। अगर लोगों के पास पर्याप्त अन्न उपलब्ध हो तो ये परिस्थिति क्यों बन के आई? कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों ने जो जो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ या अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, वह सारी नीतियां कहीं ना कहीं इनकी फेल हो चुकी थी, जिससे कि आर्थिक स्थिति जो है बद से बदतर हो गई। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ। अच्छा, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है, ये कांग्रेस का आरोप है। प्रदीप जी। जी नमस्कार। और मैं इस बात का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं कि जिस वेबसाइट का संदर्भ लेकर के चर्चा प्रारंभ हुई है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है यशु जी। अगर इसके कंटेंट को हटा दिया जाए तो आपको बताऊं कितने मिनट में ये वेबसाइट तैयार होगी? बाई वॉच इसको 14 से 15 मिनट में मैं खुद तैयार कर दूंगा। इतनी भी इसकी हैसियत नहीं है टेक्निकली, अगर मैं बात करूं तो कंटेंट पढ़ता रहा। तो इस तरह की वेबसाइट है और इस तरह की संस्था, मैं देखिए मुझे नहीं पता कि ये कौन सी संस्था का आपने नाम लिया और मैं उनकी कदर भी और केयर भी नहीं करता कि कौन है। लेकिन अभी कल 2 दिनों पहले IMF का एक रिपोर्ट आई है जिन्होंने उन्होंने जो टिप्पणी की है कि इंडिया इज द ओनली शाइनिंग स्पॉट। ध्यान दीजिए, ओनली शाइनिंग स्पॉट। तो अर्थव्यवस्था को लेकर के विश्व बैंक ने जो घोषणाएं की हैं और हमारा जो आया है प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ का जो फिगर्स आए हैं, उससे अगर देखा जाए तो मैं देखिए बहुत ज्यादा क्रोधित होकर या बहुत ज्यादा आवेशित होकर के उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात समझने की है कि कोई भी आम भारतवासी, 80 करोड़ लोगों को ये जो दुविधा के काल से इसमें सरकार ने जो है भोजन पहुंचाया और आपने खुद ही बताया कि वो लोग बेच रहे हैं। छोटे से छोटा किसान, उसके पास इतनी जोत है कि वो अपने खाने के लिए व्यवस्था कर ले रहा है। और जहां तक विरोधी दल है, विपक्षी दल है हमारे देश में, निश्चित तौर पे संविधान सबको अपनी बात रखने का अधिकार देता है। और इस समय मुझे नहीं लगता कि इतिहास में कभी ऐसा रहा हो। हमारे 50 वर्ष के जो कांग्रेस ने शासन किया उसके बाद जो मिली जुली सरकारों को हटा दे तो जो भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, हमने कोई इमरजेंसी नहीं लगाई और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने के लिए। अब ये अपनी उस स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश की जनता ये भी अच्छी तरह से जानती है कि इस तरह की जो वेबसाइटें, आप बताइए, श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण दिया जा रहा है, ये केवल देश की जनता को बदनाम करने का प्रयास है। मैं सरकार को भी नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार किस तरह से काम कर रही है और जियो पॉलिटिक्स से लेकर के विश्व व्यवस्था में हम कहाँ ठहरते हैं, ये पिछले 7-8 वर्षों में देश की जनता ने अच्छी तरह से देखा। उन ऑडियंसेस की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इन डेटा को और इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। आम आदमी की बात छोड़ दीजिए। तो विदेशों में जो हमारा नाम हो रहा है, कौन सी संस्था आ गई, ये कहाँ से पैदा हो गई कि इन्होंने अभी तक अपने पैमाने नहीं सही किए? यानी ये अपना मौखल तो खुद उड़वा रहे हैं ना। आप कोई मान लीजिए ये चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, कई और देशों के भी होते, तो वो लोग क्या इसी प्रकार से बोलते? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऋषु जी कि ये जो है एक केवल मौखौल बनाने का तरीका है। किसी दूसरे IP एड्रेस से मैं भी चाहूँ तो 1-2 घंटे में इस तरह की वेबसाइट खड़ी करके बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत की इमेज को डाउन करने का ये तरीका अपनाया जा रहा है। राणा जी, क्या यह रिपोर्ट किसी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है जो आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करे? बिल्कुल। क्या है, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ, अन्यथा मत कहे दोनों राजनीतिक दल। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी राजनीतिक दलों को ये एक कम से कम सोचना चाहिए कि कोई भी इस तरह की चीज जो देश की छवि को खराब करती है उस पर हम राजनीति ना करें। हम राजनीति करें विद इन द कंट्री, एक दूसरे को आरोप लगाएं, लेकिन जब कोई भी संस्था बाहर की या कोई भी, क्या है कि अब जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बहुत सारे जो देश हैं वो नहीं चाहते कि भारत किस प्रकार से प्रगति हो। तो इस प्रकार के संगठन खड़े करके और इमेज को डैमेज करना, वो कोई आज के समय में डिजिटलाइज इसके समय में कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें कौन कौन पीछे काम कर रहा है वो सब जानते हैं। श्रीलंका से पीछे हैं हम, ये श्रीलंका का हालत दिखा है। वहां पर खाने के लिए प्रकार से लोगों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर तक जो है वो अटैक किया। तो इस प्रकार से ये मुझे लगता है ये सब फैब्रिकेटेड चीजें हैं देश की को धूमिल करने के लिए। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार को, उनको के बाद भी अगर कहीं कमी है
उसकी इम्प्लीमेंटेशन की स्कीम जो है तो उसके ऊपर नजर रखकर उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अब कृपया राजनीतिक दल जो है देश की छवि को धूमिल करने वाली किसी भी संस्था को अगेंस्ट जो है सबको मिलकर खड़ा होना। बिल्कुल सही कहा कि देश की छवि को धूमिल करने वालों के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको मिलकर एक साथ आना चाहिए। रत्नाकर जी, देश को भुखमरी से पीड़ित कहना मात्र सरकार की असफलता यहाँ पर नहीं है, बल्कि यह किसान से लेकर विपणन के विभिन्न क्षेत्रों की असफलता कही जाएगी। क्या आप सब पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए तैयार हैं? देखिए, आज जब ही बात सरकार के ऊपर आई है, सरकार की असफलताओं को जब दिखाई दे रहा है, तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी है जो शास्त्री बैठे हैं वो सरकार के बचाव में नजर आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि जब भी मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यही जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उस समय 63वें नंबर पे 2013 में पूरा देश का ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, तो उस समय भुखमरी पे हम लोगों ने कंट्रोल किया था। आज क्यों परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने आम आदमी को खास बनाने के लिए हर आदमी को कुछ न कुछ देते आ रहे, करते आ रहे। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाने का दावा करती है, लेकिन परिस्थिति देश में इस कदर विभत्स हो गई है कि आज लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। आज 2 दिन पहले का मैं एक आंकड़ा देता हूँ, आंकड़ा जब ये आ रहा था 30 करोड़ लोग जो है इस देश में 2 वक्त की रोटी नहीं खाते हैं। यही 12 करोड़ था, आज 30 करोड़ बढ़ गया है। तो ये जो दावा करते हैं देश के विकास के लिए आम आदमी का जीवन स्तर सुधर रहा है, उस आखिर में ये क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही है कि 23 करोड़ जनता जो है वो जो हमारा 23 करोड़ जनता है वो आज गरीब होती जा रही है, गरीबी रेखा के नीचे आ चुकी है। जबकि यही मनमोहन सिंह की सरकार में 27 करोड़ जनता गरीबी रेखा के ऊपर थी, हम लोगों ने किया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की असफलता है ना। आज देख लीजिए, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, किसानों की आय जो है दोगुनी करने का दावा करने वाले ये लोग, किसानों की आय जो है आजादी हो गई है। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां जो है वो विभत्स होती जा रही है और सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई है। सरकार सिर्फ का काम। अच्छा, चलिए जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी से। आपकी बात कंप्लीट हो गई हो तो मैं जवाब ले लूं प्रदीप जी से। जी प्रदीप जी, प्रधानमंत्री जी तो विश्व को राशन आपूर्ति की बात कर रहे थे, यह रिपोर्ट तो देश को ही भुखमरी का शिकार कर रही है। ऋषु जी देखिए, मैं इस रिपोर्ट की सच्चाई पर पहले ही प्रश्न चिन्ह उठा चुका हूँ। ये देखिए, वो विपक्षी दल है, उनका अधिकार है वो जो बोलना चाहे बोले। अब पता नहीं मैं वो 27 करोड़ लोग जो भुखमरी के नीचे हैं उसमें राहुल गांधी जी को वो काउंट करते हैं कि नहीं काउंट करते मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात की जरूर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट बनाने वाले जो है शिक्षित नहीं लगते मुझे। वो पूरी तरह से साक्षर नहीं है, जिनको ये भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। भाई कांग्रेस विरोधी दल है, वो विरोध करेगा ही करेगा, लेकिन हम उनको दोष नहीं देंगे। हम उस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मतलब वो IMF जो प्रोजेक्शन दे रहा है क्या उससे ज्यादा उनकी इनकी उससे ज्यादा हो गई है क्या? मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देशों को कर्ज देता है। अरे रत्नाकर जी इतना गंभीर विषय है, देश की इमेज को लेकर सवाल हो रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि मुद्दा क्या है, बस झगड़ा करने में लगे हुए हैं। अरे यीशु जी, मैं कहाँ झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। कांग्रेस अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा था जब वो बोल रहे थे, तो मैं तो शांति से सुन रहा था। तो उनका माइक म्यूट करवा दीजिए ना, प्लीज मेरी बात खत्म हो जाए। उस कार्टून में एक सपेरा है जो दिखाया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से जो है रसातल में पहुंच रही है। अरे वो सोनिया गांधी जी के मायके का अखबार है भाई साहब, वो इटालियन में लिखा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। मतलब उस रिपोर्ट बनाने में कोई कांग्रेसी आदमी हो तो इस तरह इनकार नहीं कर सकता। प्रदीप जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। क्या मायका क्या ससुराल, ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप वो जब है सरकार पे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं देश की छवि को लेकिन इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते ना, इस तरीके से बात नहीं कर सकते। ऋषु जी, मायका कहना कोई अपशब्द है क्या? नहीं, मायका कहना अपशब्द नहीं है, मायका कहना अपशब्द नहीं है, लेकिन जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो आप भी बखूबी जानते हैं और हम भी बखूबी जानते हैं। छवि को खराब करने का काम अगर इटली से होगा तो मैं उसको कहूंगा नहीं क्या? ये मेरा देश है, जिस तरह से उनका है उससे ज्यादा मेरा देश है, और ये जितनी इनको चिंता है उससे ज्यादा। इसलिए मैं बड़ी तार्किक बात कर रहा था, ये जबरदस्ती प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। मैं उस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पे प्रश्न उठा रहा हूँ
ये सारी बातें, मैं एक और बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा विश्वसनीयता कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए यीशु जी इस तरह से बीच में टोकेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस तरह से। रत्नाकर जी मैं नहीं सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिए। जी देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऐसी संस्था है जो देशों को अपने विकास के लिए ऋण देती है। अगर उसने प्रोजेक्शन माना है जो कि वो पैसा उधार पे देने का काम करती है और विश्व को प्रोजेक्टेड किस प्रकार से विकास हो सकता है उसमें संलग्न है, तो वो संस्था ज्यादा वरीयता क्रम में आपके लिए विश्वसनीय है कि ये XYZ कोई भी संस्था आ गई जिसमें कहाँ के सूझ हो, कहाँ के धोखेबाज हो, आपके दुश्मन देश के लोग हो, ये ज्यादा विश्वसनीय है कि IMF विश्वसनीय है? मेरा एक बात का इसका जवाब दे दीजिए। तो मैं इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करता हूँ। पाकिस्तान में अभी बाढ़ आई, गर्भवती महिलाएं थी वहां पे, उनको ठीक से मेडिकल नहीं प्रोवाइड किया जा सका। श्रीलंका की हालत विश्व में किसी से छुपी नहीं है। आपने इनको हमसे ऊपर रखा और हमको रख रखा कि ये कोई अनपढ़ व्यक्ति भी चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए रत्नाकर जी। ये रिपोर्ट सत्य नहीं है। देखिए, जब बात इनकी नीतियों कुनीतियों की आती है तो इसी तरह से ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं एजेंसियों पे। IMF जो है आज देश की जो है GDP का आंकड़ा दिन हर बार कम करते जा रहा है, कर्व कम करते जा रहा है। तो आखिर में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है ना कि देश की आर्थिक स्थिति जो है वह ठीक नहीं है। ये ढिढोरा कितना भी पीट लें लेकिन परिस्थिति जो है सामान्य नहीं है। वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने भी बता दिया। पिछली बार 101वां पोजीशन पे था, इस बार तो हम 107वां पोजीशन पे पहुंच गए। हमारी स्थिति तो बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान से भी बदतर हो गई। दोनों की स्थिति समझ में आ रही है रत्नाकर जी। प्रदीप जी, आप दोनों की स्थिति समझ में आ रही है। आप लोग दरअसल कुछ समझने को तैयार नहीं है, बस आरोप और प्रत्यारोप जो है वो आपको लगाना है यहाँ पर। राणा जी, भुखमरी की परिभाषा क्या है? सरकारी दस्तावेजों में भुखमरी और कुपोषण दोनों मिलते जुलते हैं। आप कैसे तय करेंगे? क्लियरिटी नहीं है तो आंकड़ों पर भी सवाल उठने लगते हैं यहाँ पर। आखिरी सवाल। नहीं, दोनों की परिभाषा जो है वो अलग है। पोषण जो है वो बच्चों के ऊपर, 5 साल तक के बच्चों के ऊपर उसकी जो है कैलकुलेशन की जाती है। भुखमरी ओवरऑल जो है कि भाई लोग अपना अन्न नहीं उनको मिल रहा है या वो भोजन नहीं पा रहे हैं, तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा अंतर है। कुपोषण की जो कैलकुलेशन है या वो स्टडी है वो बच्चों पर, छोटे बच्चों के ऊपर उसको किया जाता है कि उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। और कैलोरी बेस हमारे देश में जो है वो कैलकुलेशन नहीं हो सकती। और अभी दोनों राजनीतिक दल आपस में एक दूसरे को कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि भाई वो अगर कोई गलती है भी, है नहीं, अगर उसके लिए वो केंद्र सरकार ही जिम्मेवार नहीं है, प्रदेश की सरकारों को भी जिम्मेवारी है कि अपने प्रदेश की जनता के लिए वो अगर कहीं कमी है तो उसको, वो अन्न की कमी है तो वहां पर करवाएं। बच्चों के लिए अगर मिड डे मील प्रॉपर नहीं मिल रहा तो प्रॉपर मिड डे मील। तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर ही जिम्मेवारी है। हम किसी केंद्र सरकार को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी को नहीं कह सकते कि आपके कारण ये देश। तो उसके अंदर क्योंकि फेडरल सिस्टम है, राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर ही अगर कहीं कमी है तो, मुझे नहीं लगता कमी है। और वेबसाइट ये कोई यूनाइटेड नेशंस की स्टडी नहीं है, ना आंकड़े हैं। इस प्रकार की दुनिया भर में पता नहीं कितनी वेबसाइट चलती है जो कि विकसित और विकासशील देश है, उनकी इमेज को खराब करने के लिए काम करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए राणा जी। और प्रदीप जी, रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।